हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन, हमने आज एक ही क्लास के अंदर स्टैटिक जी के लिया है, साइंस के क्वेश्चंस लिए, स्टैटिक साइंस मान लीजिए, जीके मान लीजिए, कुछ संविधान के क्वेश्चन लिए हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लिए हैं जो एक भी बार नहीं बताए, एफडीआई, एफआईआई, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे, पोर्टफोलियो निवेश के बारे में। चलो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, कलर चेंज करके। क्वेश्चन क्या है? सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। ऊंट का गर्भावधि काल कितना होता है? 320 से 350 दिन। गाय व भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है? 280 से 300 दिन। फिर आता है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। यानी जो है आपके फादर कौन है या आपकी मदर कौन है या आपके पैतृक मतलब आपके वंशज या आपके बड़े लोग कौन रहे हैं, आप लोग के, आप किसके वंशज है, ये सब बताने के लिए फिंगरप्रिंट। और हम लोग को क्या है? डीएनए से मैच किया जाता है। जिससे डीएनए मैच हो गया है, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह का किसी पे आरोप लगा, तो डीएनए टेस्टिंग से उसका पता लग जाता है कि वह उसका वंशज है या नहीं है, या उसका बेटा है, बेटी है, नहीं है। ठीक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती? लैक्टोज शर्करा। दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा, दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा, दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि कौन सा होता है? टेपवर्म। सबसे लंबा कृमि कौन सा होता है? टेपवर्म। कौन सा होता है? टेपवर्म। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। किसका मापक है? दूरी का। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर। दूध से जो मक्खन अलग से इकट्ठा हो जाता है तो वो कौन सी सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर। एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? 746 वोट के बराबर। एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? 746 वोट के बराबर। एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? 746 वोट के बराबर। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री। 4 डिग्री पर जल का अधिकतम कब होता है? कितना पर होता है? 4 डिग्री पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? पदार्थ का लघुत्तम अंश परमाणु होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश परमाणु होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मापक है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। इंद्रधनुष कब बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष कब बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत। फ्यूज तार किससे बनता है? टिन और सीसा की मिश्र धातु से। फ्यूज तार किससे बनता है? टिन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनता है। टिन और सीसा की मिश्र धातु से। फिर आता है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता और क्यों? काला दिखाई देता है, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण नहीं होता। भाई काला दिखाई देता है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण ये नहीं दिखाई देता। सूर्य के काला दिखाई देता है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण नहीं होता। समुद्र का जल नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का रंग नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य का रंग नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बुलबुला हवा में कैसा दिखता है? बुलबुला हवा में अवतल लेंस की भांति दिखता है। बुलबुला हवा में अवतल लेंस की भांति दिखता है। अवतल लेंस की भांति दिखता है। फिर आता है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। हीरे की चमक और मृगमरीचिका का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक और मृगमरीचिका का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक और मृगमरीचिका का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर आता है, एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर है? एफडीआई
इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले की बात करते हैं, बहुत पुराने टाइम की। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो आई थी अपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से। बट हुआ क्या, उसने अपने आप को गुलाम बना लिया। तो अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया भारत को, और 1947 में जैसे आजाद हुए तो हमको लगता है कि हम इन्वेस्ट करना है। हम सोच रहे हैं हमें किसी दूसरे देश की जरूरत है ही नहीं, दूसरे देश की कंपनी नहीं चाहिए। बट धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे देश की जो टेक्निक है, हमारा देश का पैसा है, वो सफिशिएंट नहीं हो रहा था, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं दूसरे देश की जरूरत पड़ रही थी। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मारुति और सुजुकी, और मारुति और सुजुकी का एग्जांपल लेते हैं कि पहले हमने सोचा कि चलो हमें नहीं लेना है, बट हमें जरूरत पड़ी कि नहीं, हम हमारे यहाँ की टेक्निक से काम नहीं चलाते, मारुति के साथ सुजुकी चाहिए ही चाहिए। हमने ये सोचा, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने ये सोचा कि नहीं चलो पहले हमारी 90% कैपिटल रहेगी, सुजुकी आपको आना है तो 10% आपकी कैपिटल दो, आपका नाम हम लोग रखते हैं, पर पूरा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे। चलो धीरे धीरे उससे भी हमारा काम नहीं चला, 30% सुजुकी का रखा और 70% हमारा रखा, फिर उससे भी काम नहीं चल रहा है। देन 70s तक आते आते हमने ये सोचा कि नहीं, 49 उनका रख लेते हैं, 51 अपना रख लेते हैं, उससे भी काम नहीं चल रहा है। 51 उनका, सुजुकी का, 49 अपना रखा। फिर धीरे धीरे 70% रखा हमने सुजुकी का और 30% मारुति का, हमारी इंडियन कंपनी। देखिए, मारुति है इंडियन कंपनी, सुजुकी है जापान की कंपनी। जापान की कंपनी चाहती थी कि मैं यहाँ आके इन्वेस्ट करूँ, बट हमने पहले उसको बिल्कुल भी यहाँ पर छूट ही नहीं दी, पर अब हमें छूट देनी पड़ी क्योंकि हमें जरूरत पड़ी। तो हमने धीरे धीरे 10%, 30%, 49%, 51%, 70% तक कर दिया। पर 70% से भी हमारा काम नहीं चल रहा था, तो चलो 90 उनका कर देते, 10% अपना कर लेते हैं। 90s तक आते आते हमारा देश में बहुत कर्जा आ गया था, कोई हमें पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। तो इसीलिए हमारे जब फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने एक लिया, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कदम उठाया कि चलो हमें अपने क्या करना है, अब हमें कदम उठाना है LPG, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसी के अंदर आया हमारा FDI कि हमें हमारे देश की टेक्निक से काम नहीं चल पा रहा, इसीलिए हमने FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% छूट दे दी कि बाहर की कंपनी आए और यहाँ पर 100% तक इन्वेस्ट कर सकती है। और इसी 100% इन्वेस्ट के साथ हमने FDI यानी दूसरे देश की कंपनी को यहाँ द्वार खोल दिए। पहले सुजुकी का यहाँ पर पूरा खुद का ऑफिस नहीं होता था, अब खुद का ऑफिस है, खुद की गाड़ियां सब यहाँ पे दौड़ाती है। ऐसे बहुत सारी बाहर की कंपनी, चाहे सैमसंग है, कोई भी कंपनी है, वो बाहर की यहाँ पर आ गई है, और हमने उनको फुल, हमारी शर्तों के साथ फुल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आओ और हमारे यहाँ पर क्या करो, इन्वेस्ट करो। 100% हमने छूट दे दी, टेक्निक भी आपकी, पैसा भी आपका, कुछ शर्त हमारी रहेगी वो आपको माननी पड़ेगी, बस। और इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एक होता है प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश का मतलब होता है कि दूसरे देश की कंपनी डायरेक्ट रूप से इन्वेस्ट नहीं कर रही है, बट हमारे यहाँ की कंपनी के वो शेयर में इन्वेस्ट कर रही है, दैट्स कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसमें सेबी का कंट्रोल होता है, हमारा दूसरी कंपनियों का कंट्रोल नहीं होता है, पर उस पर सेबी का कंट्रोल क्या है समझते हैं। विदेशी निवेश किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इसके दो प्रमुख रूप है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दीर्घकालीन स्थिर निवेश होता है, ये दीर्घकालीन निवेश होता है FDI। भाई आएगी तो सुजुकी लंबे टाइम तक यहाँ है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट दीर्घकालीन होता है। जबकि FPI और अल्पकालीन होता है, तरल निवेश होता है, ये FII इसी का हिस्सा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किसी विदेशी कंपनी में स्थायी हित और नियंत्रण स्थापित करना, इसमें उत्पादक क्षमता का निर्माण भी शामिल है। वो आएगी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएगी और दीर्घकाल तक रहेगी। एक दीर्घकालीन और स्थिर निवेश है जिसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता। अब वो यहाँ अगर इंडिया में आ गई है तो आसानी से निकल नहीं सकती। फिर एक विदेशी कार कंपनी का भारत में एक नया कारखाना स्थापित करना, दैट्स कॉल्ड FDI। फिर प्रबंधन नीतियां ये बनाई जाती है, RBI द्वारा प्रबंधित की जाती है। फिर आता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, वित्तीय लाभ कमाना, इसमें किसी कंपनी के शेयर, बॉन्ड जैसे वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है बिना किसी प्रत्यक्ष नियंत्रण के, केवल शेयर्स में, बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। ये अल्पकालीन और अस्थिर होता है, बाजार की भावना के आधार पर इसे जल्दी से जल्दी खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है, इसे हॉट मनी भी कहा जाता है, ठीक है, इसे जल्दी जल्दी खरीदा बेचा है। ये एक विदेशी पेंशन फंड का भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना, ठीक है, ये भी एक स्टॉक मार्केट में अगर करता है तो भी वह क्या कहलाएगा, स्टॉक में या शेयर मार्केट में। ये सेबी द्वारा विनियमित होता है। तो कुल मिला के ये सेबी द्वारा होता है, वो RBI द्वारा होता है। ये अल्पकालीन है, वो दीर्घकालीन है, ठीक है, इसमें शेयर में किया जाता है, उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट किया जाता है।
एनसीईआरटी रिपोर्ट 2023। अब ये क्या कहती है, कुछ करंट अफेयर के टॉपिक भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम लोग मानते हैं कि पश्चिमी बंगाल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बट इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। हालांकि कलकत्ता में ये सब प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन आया था कि कलकत्ता में कैसे ही सुरक्षित रेट है और पश्चिमी बंगाल में कैसी है, तो इसी के लिए वैसे हमने ये कहा कि कलकत्ता तो सुरक्षित शहर है, पर जो पश्चिमी बंगाल है वो क्या है, एसिड में बहुत ज्यादा नंबर 1 रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में 207 एसिड मामले दर्ज किए गए। पूरे देश में 207 मामले 2023 में, इनमें से 57 मामले केवल पश्चिमी बंगाल से थे। देखिए 207 में 57 केवल पश्चिम बंगाल से थे भारत में। 2023 की बात है, बंगाल से सामने आए, यानी देश में दर्ज कुल घटनाओं का 27.5% हिस्सा अकेले पे पश्चिमी बंगाल का है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार कलकत्ता लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है। पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता जो है पश्चिमी बंगाल में ही है, बट पश्चिमी बंगाल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कलकत्ता शहर अभी तक बचा हुआ है, जहां 2023 में प्रति जनसंख्या पर 83.9 अपराध दर्ज ही हुए केवल। ठीक है, 2023 में तो इतनी जनसंख्या पर केवल प्रति लाख जनसंख्या पर केवल और केवल 83.9, 1 लाख जनसंख्या पर 83.9 अपराध बस। डेटा के अनुसार 20 लाख से अधिक आबादी वाले 19 शहरों में यह दर सबसे कम रही है। 20 लाख से दर से आबादी वाले 19 शहर में दर सबसे कम रही है। वही अपराधों में सबसे अधिक आरोप पत्र दाखिल करने वाले शीर्ष 3 स्थल कोच्चि, कलकत्ता और पुणे रहे। कोच्चि, कलकत्ता और पुणे। कोच्चि, कलकत्ता, पुणे। कोच्चि, कलकत्ता, पुणे रहे। सबसे आरोप जो है वो अपराधों में सबसे अधिक आरोप पत्र दाखिल करने वाले शीर्ष 3 शहर रहे, कोच्चि, कलकत्ता और पुणे रहे। अब बात करते हैं भारत के शीर्ष 5 सबसे सुरक्षित शहर की सूची कौन सी है। कलकत्ता प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध 83.9, हैदराबाद में है 332.3, पुणे में है 337.1, मुंबई में है 355.4, कोयम्बटूर में है 409.7। फिर असुरक्षित शहर कौन से हैं? वो सुरक्षित शहर थे, देखिए प्रति लाख जनसंख्या पर इतने अपराध है, पर असुरक्षित शहरों में देखिए केरला सबसे हाईएस्ट है 3192.4, फिर है दिल्ली 2105.3, फिर है सूरत 1377.1, जयपुर 1276.8 और पटना 1149.5, यानी हाईएस्ट केरला में है, उसके बाद दिल्ली, सूरत, जयपुर एंड पटना। ये तो हो गए हाईएस्ट अपराध वाले, और ये हो गए अपने लोएस्ट अपराध वाले। लोएस्ट, सबसे लोएस्ट हो गया इसका मतलब कलकत्ता में। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भारत का जनसंख्या बदलाव हुआ है कि भाई जनसंख्या, वैसे तो हमारी 2011 में जनसंख्या की गणना हुई थी, क्योंकि उसके बाद 2021 जो है कोरोना आया था, और किसी भी जहां पे थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम चलती है उस शहर में जनसंख्या उस टाइम में, उस ईयर में जनसंख्या की गणना नहीं होती है। तो हम लोगों ने ये देखा कि वृद्धावस्था भी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक है, और वृद्धावस्था अगर बढ़ रही है तो उसके लिए भी कुछ ऐसे प्रयास होने चाहिए कि उनको भी सुरक्षा महसूस हो, और इसी कारण से हमने कुछ सोचा है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। ये भी आपके करंट अफेयर में आ सकता है, इसलिए मैंने बताया है। 2025 तक संवैधानिक और कानूनी ढांचा 10 में से 1 भारतीय 60+ आयु का होना है। 2025 5 में से 1, ठीक है, यानी 60+ आयु, यानी हमारी क्या हो रही है, कुल मिला के हमारी आयु, औसत आयु बढ़ रही है। ठीक है, 2036 तक वृद्धों की जनसंख्या 23 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है, और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय बोल रहा है। भारत की औसत आयु बढ़ रही है, 2020 में 28 वर्ष बढ़ी है, और 38 में कौन सी कितनी बढ़ी है, 2050 तक जो है 38 वर्ष बढ़ी है। घटती प्रजनन दर 2025 में कई राज्यों में प्रतिस्थापन दर से कम रही है। फिर बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में भी आया हुआ है। प्रभाव क्या है? सिकुड़ता कार्यबल है, बढ़ती निर्भरता अनुपात है, पेंशन, स्वास्थ्य सेवा, आवास पर दबाव रह रहा है। भारत में वृद्धावस्था की स्थिति क्या है? अनुमानित वृद्ध 10 करोड़ 2011 के अनुसार, 23 करोड़ 2036 तक रखने का है। 10 करोड़ अभी थे, पर बाद में 23 करोड़ हो जाएंगे। 2050 तक जो है 20% बढ़ेंगे। निर्भरता अनुपात 10.9% 1961 में था, जो 2031 में 20.1%, यानी बढ़ रहा है। कुल मिला के निर्भरता का मतलब क्या होगा, या तो बुढ़ापे, मतलब बूढ़े लोग हम पे डिपेंड हो रहे हैं, बच्चे डिपेंड हो रहे हैं, दोनों की डिपेंडेंसी ज्यादा है। फिर आता है हेल्प एज इंडिया सर्वेक्षण 2024 का, युवा वृद्धों को बुद्धिमान कहते हैं 51%, लेकिन साथ ही अकेला भी कहते हैं। युवा जो है, जो युवा वृद्ध को बुद्धिमान है, बट साथ ही अकेला है।
वृद्धावस्था का स्त्रीकरण, वृद्ध महिलाओं की उपेक्षा, विधवापन और आर्थिक असुरक्षा का सामना। इंडिया में क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर जो भी बूढ़ी महिलाएं हैं, विधवा हैं, वो लोग अगर, तो उनको असुरक्षा महसूस होती है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट कुछ सोची है उनके लिए, कुछ आगे है। स्वास्थ्य बोझ 2021 में 5 में से 1 वृद्ध को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। 75% दीर्घकालीन बीमारियों से पीड़ित है। आज हम लोग के वृद्धावस्था के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा बूढ़ा होते ही इंसान निर्भर हो गया है, उसको मानसिक बीमारियां लग जाती है। तो हमारी ये सोच है कि हम इस जो बूढ़ापन में अकेलापन आता है, सामाजिक असुरक्षा आती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है उनके बारे में बात करेंगे। उपेक्षा होती है, उनकी दुर्व्यवहार होता है, उनको वृद्धाश्रम भेजा जाता है, अदृश्यता होती है, पीढ़ीगत अलगाव होता है। तो भारत के जनसांख्यिकीय परिवर्तन में कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले सामाजिक उपेक्षा और दुर्व्यवहार हुआ है, जाति और वर्ग की वैधता हो रही है, कम पेंशन कवरेज हो रहा है, कम सरकारी खर्च हो रहा है इन पे, स्वास्थ्य सेवा पर दबाव बढ़ रहा है, नीतिगत विलंब हो रहा है। तो चुनौती को अवसर में बदलना, हमें क्या करना चाहिए अगर ये चुनौती हमारे सामने आई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, गवर्नमेंट पेंशन विधवा पेंशन दे रही है, गवर्नमेंट विधवाओं को नौकरी पे लगा रही है, और जो पेंशन है उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है फ्री में अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जो वृद्ध लोग हैं या डिपेंडेंट लोग हैं। ठीक है, तो देखभाल अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए प्रयास कर रही है। पीढ़ियों के बीच संबंध को बढ़ावा देने के लिए, मतलब एक युवा है, बच्चा है, और जो बच्चा और बूढ़ा और युवा, इनके बीच में कड़ियां बनाने की कोशिश की जा रही है। सामुदायिक और पारिवारिक गतिविधियां भी हमारे इंडिया में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नीतिगत सुधार, 2019 में विधेयक पारित हुआ, राष्ट्रीय गरीब देखभाल ढांचा बनाया जाए, सेवानिवृत्ति की आयु धीरे धीरे बढ़ाई जाए। अगर रिटायरमेंट की एज बढ़ेगी तो वो लोग बिजी रहेंगे, इसके कारण डिपेंडेंसी नहीं होगी। फिर आता है कि लैंडमार्क जजमेंट क्या रहा। मैं एक बार पानी पी लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जल्दी से पानी पी के आती हूँ। यस, अब देखिए लैंडमार्क जजमेंट की बात यह है कि अगर किसी भी विधान परिषद या किसी में भी जो सदन है उनमें अगर कोई भी जो मेंबर है वो अगर जो चीफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ कुछ बोलता है, कुछ इशारे करता है, तो गलत होता है। तो हमारे संसद के सदन के सदस्यों ने उनके खिलाफ अपील करी थी, तो कुछ अपील मान ली गई, पर कुछ में चेंजेस किया गया और उनको माफी के लिए भी अगले आइंदा से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो इसी के लिए बात करते हैं बिहार की। सुनील कुमार सिंह बनाम बिहार विधान परिषद 2025 का फैसला है। इसमें क्या हुआ, याचिकाकर्ता विपक्षी पार्टी मुख्य सचेतक ने बजट सत्र 2024 में मंत्री के प्रति आपत्तिजनक शब्द और शारीरिक हाव भाव का प्रयोग किया। मतलब किसी एक मिनिस्टर ने या सदस्य ने चीफ मिनिस्टर के लिए कुछ गलत शब्द बोले और शारीरिक हाव भाव भी किए। 2 दिनों के भीतर 14 जून 2024 को समिति ने स्थायी निष्कासन की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर 7 में से केवल 4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अन्य सदस्यों को समान आचरण के लिए सिर्फ 2 दिन का निलंबन मिला, जबकि याचिकाकर्ता का स्थायी निष्कासन हुआ। फिर देखिए उसको न तो सुसंगत वीडियो कोई कुछ मिला, कोई रिपोर्ट उसके लिए कि हमारा ये साक्ष्य है, पर कुछ नहीं मिला। फिर इससे प्राकृतिक न्याय रखने का पर्याप्त अवसर मिला, न ही अपनी बात का पर्याप्त अवसर मिला। इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। बिहार विधान परिषद नियमावली के तहत निष्कासित किया गया वृत्तीय तो चुनाव आयोग ने उपचुनाव घोषित कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या आई, इसको देखते हैं। ये तो हुआ बीच का फैसला। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ये एक कार्यवाही न्यायिक समीक्षा के दायरे में अनुच्छेद 212 पूर्ण सुरक्षा नहीं देता है। इसीलिए सदन की सजा तय करते समय विवेक व अनुपातिकता रखनी चाहिए। फिर आता है इसी के लिए स्थायी निष्कासन अत्यधिक और असंगत था। ऐसा नहीं कि उसको आप पद से निकाल दो, उसको आप हटा दो वहां से, वो नहीं करना था, सस्पेंड नहीं करना था। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये चीज गलत हो जाएगी और उन्होंने क्या किया कि उनको ये बोला कि ये नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम के लिए इनको निष्कासित कर दो, पद से हटाना नहीं है, निष्कासित करना है, और इनको ये हिदायत दे दो कि आइंदा से आपत्तिजनक शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद स्थायी निष्कासन रद्द कर
7 माह का निलंबन पर्याप्त माना और उपचुनाव अधिसूचना भी रद्द की। याचिकाकर्ता को भविष्य में अपमान शब्द टिप्पणी न करने की चेतावनी दी। तो इस तरीके से बहुत अच्छा मतलब दिया है, क्या बोलते हैं उसको, अपना फैसला अच्छा दिया है कि जिससे अगर कोई गलत काम करता है, कोई गलत याचिका भी देता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। गलत याचिका नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप थोड़ा गलत मतलब उसको सही होने का फैसला देता है। उनको ये कहता है कि आप इसमें थोड़ा अपने आप में सुधार लाओ, या आपने गलत किया है, आपने अपमानजनक शब्द गलत करा है, तो आप थोड़ा सुधार लाओ। थोड़े दिन के लिए उनको निष्कासित किया। इस निर्णय से स्थापित कर दिया कि विधायी संस्थाओं की अनुशासनात्मक कार्यवाही संविधान में न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा। बहुत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर करते हैं कोणार्क मंदिर। यस, मैं अपनी चाय पी लेती हूँ 2 मिनट। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंहदेव प्रथम ने। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? वह घट जाता है। देखिए, कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने कराया। एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर असर क्या होता है? घट जाती है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किससे माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख है प्रधानमंत्री। कार्यकारी प्रमुख है प्रधानमंत्री। कार्यकारी प्रमुख है प्रधानमंत्री। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी। बिंदुसार के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1951। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 10। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला हमारे यहाँ का उपकरण कौन सा था? लूना 10। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? 1919। रोलेट एक्ट को 1919। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भार उठाने से। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भार उठाने से। कर्णम मल्लेश्वरी भार उठाने से। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। इंडिया में राजस्थान में जो थार है उसको बोला जाता है थार डेजर्ट रेगिस्तान को, और वहां जो बोला जाता है पाकिस्तान से टच हो रहा है उसको बोला जाता है पाकिस्तान में जो है चोलिस्तान। 1 डेकालीटर कितना होता है? 10 लीटर। 1 डेकालीटर कितना होता है? 10 लीटर। 1 डेकालीटर 10 लीटर। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। हमारे आंखों में लेंस का काम क्या है? आंख की फोकस दूरी को बदलना। हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? आंख की फोकस दूरी को बदलना। आंख की फोकस दूरी को बदलना। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। दामूला का स्वर्ण मंदिर कहां पर है? दामूला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में। दामूला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में। दामूला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस 24 मार्च। टीबी दिवस 24 मार्च। टीबी दिवस 24 मार्च। हैकर से क्या तात्पर्य? वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, मतलब डेटा किसी और का चुराना है, दैट्स कॉल्ड हैकर। फिर आता है थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो गैलीली। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड। देखिए, इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। बॉक्सर है इवांडर होलीफील्ड, उसको द रियल डील के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को बोलता है? बोला था ब्राजील को। ब्राजील। ब्रिक्स में बी ब्राजील को। किसे मार्च गैस भी कहा जाता है? मीथेन को। किसे? म से म मार्च गैस कहा जाता है मीथेन को। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? 2। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? 2। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से। रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से। इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैटिक जीके, साइंस, संविधान और इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। और आपको क्या पढ़ना है मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। आज की क्लास 2 टॉपिक जो है, मेरे को दिल्ली से एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, उसका नाम आर्नी है, आर्नी या आरवी जो भी नाम, आरवी उसने मैसेज किया था कि हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। तो थैंक यू आरवी। आपको भी और कुछ टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे जरूर मैसेज करना। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। जय हिंद, जय भारत।